नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टडी विद शैंकी। तो आज हम जो है एक क्लास का चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। तो ऐसे जो पदार्थ जो प्रकृति ने हमें दिए हैं उनको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, और जो मानव ने खुद बनाए हैं उनको मानव निर्मित या फिर कृत्रिम संसाधन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो क्या हम अपनी सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? तो क्या अगर हम इसको कहें कि जल जो है एक असीमित संसाधन है, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही रहेगा? तो इसको आप सोचिए। तो प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जो हमारी प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, ठीक है, और मानवीय क्रियाकलापों से वो समाप्त होने वाले नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना ही प्रयास कर ले, वो जो है आपके बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे वायु, तो ये सब क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है, यानी कि जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है उनकी मात्रा कैसी रहती है, सीमित रहती है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो यह कक्षा हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। जैसे इसने बताया है कि कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए, विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। इन समूह को कैसे रखना है, जैसे 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए। यानी एक समूह में एक विद्यार्थी को रखा, दूसरे समूह में 2 विद्यार्थियों को रखा, तीसरे समूह में 4 विद्यार्थियों को रखा। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। तो ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ता से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वो प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को उसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं मिला। तो यह भी देखिए कि क्या पात्र में अब भी कुछ शेष बचा है या नहीं। तो ये आप क्रियाकलाप को क्या है, अपने सीमित संसाधनों को आप निरूपित करने के लिए अपने क्लास के विद्यार्थियों के साथ आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। तो इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्मी ईंधन
किन्हें कहते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है या जीवाश्मों से होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्मी ईंधन बोलते हैं। तो कोयला, अब उसमें जीवाश्म ईंधन में एक आ जाता है हमारा कोयला। तो आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। तो यहाँ पर कोयले का जो है आपको चित्र दिखाया गया है। तो खाने पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक ही है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो कोयले की कहानी यहाँ पर पहेली ने कहा कि कोयला हमें कैसे मिलता है और यह कैसे बनता है। तो यहाँ पर कहानी आती है कोयले की, कोयला कैसे बना। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में कुछ मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो जो आपका कोयला है वो क्या है, मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है, ठीक है। और मृत वनस्पति के धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो आपका कोयला कैसे बना? तो कोयला जो है 300 वर्ष पूर्व जो पृथ्वी में निचले क्षेत्र में जो क्या हुआ, आपका परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से क्या है, वहां के जो वन क्षेत्र था वो मृदा के नीचे दब गया। उसके ऊपर जो है वो लगातार जो है वो मृदा मिट्टी जो है वो जमा होती रही और वो क्या है, गहरे होते चले गए, जिसकी वजह से उनका दाब और ताप दोनों ही क्या है, बढ़ता चला गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो मृत पेड़ पौधे जो है वो धीरे धीरे क्या हो गए, कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो यहीं पर हमारे पास क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है कि कोयला कैसे बनता है। तो क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। जैसे ये जो है एक कोयले की खान जो है दिखाई गई है, ठीक है, जो आपकी ज्यादातर झारखंड राज्य में पाई जाती है। ये आपका बिहार, झारखंड, ये सारा एरिया जो है यहाँ पर आपकी कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं, ठीक है। तो आगे जो है वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस, ठीक है। तो कोयले के प्रक्रम द्वारा जो कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। तो कोक हमें प्राप्त होता है, कोलतार हमें प्राप्त होता है और कोयला गैस हमें प्राप्त होती है। तो कोक क्या होता है? कोक वो नहीं जो हम जो है आम तौर पर जिसको हम पीने के काम में लेते हैं, वो नहीं है, ठीक है। ये कोक होता क्या है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो ये कठोर सनंद्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण से किया जाता है। तो कोयला क्या है, एक कठोर सनंद्र और काला पदार्थ होता है, ठीक है, और ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। और इसका जो मुख्यतः उपयोग होता है वो इस्पात उद्योगों में उसका जो है धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो कोलतार, उसके बाद आता है हमारा कोलतार। तो ये क्या है, एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों
जैसे संश्लेषित औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो रोचक तथ्य यह है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से बनाई जाती है। तो आप याद रखना, कीटों को भगाने के लिए किस प्रकार की गोलियों का प्रयोग होता है? नेफ्थलीन की गोलियों का प्रयोग होता है, और वो नेफ्थलीन की गोलियां जो है वो कोलतार से बनाई जाती है। आजकल जो हम पक्की सड़कों के का निर्माण करते हैं तो उसमें भी आप कोलतार का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आजकल जो है पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसको बिटुमेन का प्रयोग करने लगे हैं। उसके बाद आता है कोयला गैस। तो कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। तो यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो कोयले के प्रक्रम द्वारा जब हम कोक बनाते हैं तो कोयला गैस हमें मिलती है। इसका जो कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट जो स्थापित बहुत से उद्योग होते हैं उसमें जो है ये कोयला गैस जो है वो प्रयोग की जाती है। तो लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। तो वही लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में जो कोयला गैस है उसका उपयोग जो है वो सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसको आजकल जो है हम वो ऊष्मा के स्रोत के रूप में प्रयोग में लेके आ रहे हैं। उसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? तो आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। तो हम जो है आज पेट्रोल का यूज जहां जहां करते हैं आपको वो पता ही होगा। जैसे बाइक्स हो गई, स्कूटर हो गई, कार हो गई, भारी जो मोटर वाहन होते हैं उनमें हम डीजल का काम आता है। ठीक है, जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए, बसों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ठीक है, ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सब जो है पेट्रोल और डीजल हमें पेट्रोलियम से मिलता है। और पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रा मतलब चट्टान और ओलियम मतलब तेल से हुई, अर्थात ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। ठीक है, तो आप ये आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि जो जमीन के अंदर चट्टाने हैं वहां पर पेट्रोलियम कैसे बना? तो पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा बजरी की तहों द्वारा ढक गए। तो लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। तो आपके पास क्वेश्चन बन आता है कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? तो पेट्रोलियम का निर्माण जो समुद्र के नीचे जो जीव थे, ठीक है, समुद्र में रहने वाले जीव थे, जब ये जीव मृत हुए तो उनका शरीर जो है समुद्र के पेंदे में जाकर जम गया और उसके ऊपर जो है रेत और मिट्टी की परत जमती चली गई। ठीक है, और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने उन जो मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। तो वहां पर कोयले का निर्माण किन की वजह से हुआ था? वो वनों की वजह से हुआ था। ठीक है, पेड़ों की वजह से हुआ था। और जो आपका पेट्रोलियम है उसका निर्माण मृत जीवों की वजह से हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो है एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका जल है, ठीक है, फिर उसके बाद तेल है, ये गैस है, ठीक है, और ये क्या है? तेलाशय चट्टान है। ठीक है, और अप्रवेश्य चट्टान भी दिखाई गई है। और यहाँ पर ये जो है आपके कुएं बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका
कि चित्र 5.4 देखिए जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ठीक है, तो पेट्रोलियम की आपकी पेट्रोलियम तेल और गैस की जो परत है वो हमेशा जल के परत के ऊपर होती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमें पता है कि तेल और गैस जो है वो जल से हल्के होते हैं और ये जो है जल में मिश्रित नहीं होते। तो विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो इसको याद रखना, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में पेनसिल्वेनिया में अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। ठीक है, भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो भारत के अंदर जो तेल है, पेट्रोलियम जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है? ये असम में मिलता है, गुजरात में, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे निकालते हैं हम। तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। ये विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। तो जो आपका पेट्रोलियम है उसके अंदर कौन कौन से घटक मिले होते हैं? तो उसके अंदर पेट्रोलियम गैस मिली होती है, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, ये सभी उसके अंदर मिश्रित होते हैं। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का जो प्रक्रम होता है उसे परिष्करण कहलाते हैं। यानी कि जो पेट्रोलियम है उससे अलग अलग संघटकों को क्या करना, निकालना, वो क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। कहाँ करते हैं इसको? पेट्रोलियम रिफाइनरी में करते हैं। ये देखो, जैसे हरियाणा के अंदर जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है? पानीपत में है। ठीक है, तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए हैं। जैसे यहाँ पर जो पेट्रोलियम के संघटक है उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल का मोटर ईंधन में और शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। मिट्टी का तेल स्टोव में, लैंप और जेट वायुयान के लिए। डीजल भरी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन बनाने में। स्नेहक तेल का स्नेहन के लिए। पैराफिन मोम का मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन। स्नेहक तेल स्नेहन। पैराफिन मोम मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में। आगे हमारे पास क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। ठीक है, तो पेट्रो रसायन किन्हें बोलते हैं, यानी पेट्रोकेमिकल्स किन्हें बोलते हैं? जो हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें इनका जो उपयोग है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग अपमार्जक में रेशे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि और पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया उत्पादन हेतु किया जाता है। अब आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। तो जो नेचुरल गैस है उसको क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर, उच्च दाब पर क्या है, किसके अंदर
उसको सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ इंजन है, जो आज हम बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं जो क्या है, सीएनजी से चलती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कम प्रदूषणकारी होती है और एक स्वच्छ इंजन होती है, ईंधन होती है। ठीक है, और सीएनजी को कैसे प्राप्त करते हैं, नेचुरल गैस को क्या है, उच्च दाब पर संपीड़ित करके। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है कुछ पाइप लाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो ये बूझो का सवाल है। तो पहेली ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा बनाना संभव नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेट्रोलियम और कोयला को बनाने में क्या है, प्रकृति को कई मिलियन वर्ष जो है लग गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, और इनके बनने की परिस्थिति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। तो आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। यानी हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या है, हमें इन ईंधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये हमारे पास लंबे समय तक उपलब्ध हो सके और वायु प्रदूषण भी क्या है, कम से कम हो सके। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए। उनके गुर है, क्या उन्होंने बताया है, देखिए कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा से एक बार रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो हम जो है आपको ये नोट्स भी इसके जो हैं बनवाएंगे जब हमारा ये पूरा कोर्स जो है ख़त्म होगा एनसीईआरटी का, तो हम आपके लिए जो है एनसीईआरटी के नोट्स भी जो है उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।